जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूं। आज संडे का दिन है, अगरचे यूजुअली तौर पर डल डे होता है, लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करें, मीडिया वालों को तो आराम नहीं आता, ना इस मुल्क की सियासत को आता है, तो ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। आपको भी चस्का एक लगा हुआ है। वो कहते हैं ना, कोई रोज़ का फसाद हमें चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ताकि ज़िंदगी इसी का नाम है, चलती रहे। कोई सुकून हमारी ज़िंदगी में तो है नहीं यहाँ पे, या हम लाना नहीं चाहते। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी ख्वाहिशात ही इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा। मुझे याद है शुरू में, मैं थोड़ी सी तमीद ज़रा बांध लूँ, कि गौतम बुद्ध इंतहाई बड़े एक वो थे, ज़हीन इंसान थे, मज़हब के बानी थे, वेरी रिस्पेक्टेबल गुरु। तो उनसे एक दिन उनके किसी चेले ने, बालके ने पूछा कि गुरु ये तो ज़रा बताएं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो गुरु ने एक बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया, और मैंने जब से पढ़ा है ना, अपना सर मैं धुनता रहता हूँ उस ये जवाब को पढ़ के। और कभी कोई मेरा दिल करे कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करने की ख्वाहिश उभरे, तो वो मैं गुरु का जवाब अपने आप को बताता होता हूँ। तो उनका ये कहना था कि जनाब कि इंसान के सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना, वो इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं। अब इसकी ज़रा डेप्थ में जाएँ, फ़िलासफ़ी में जाएँ। जितनी आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, रेस्टलेसनेस आपके अंदर बढ़ती जाती है, आपके अंदर मतलब बेरहमी बढ़ती जाती है, आपके अंदर एम्बिशियस जो बढ़ते जाएंगे, आप इधर उधर से मार धाड़, लोगों को आगे पीछे, फिर आप अखलाकियात, हलाल हराम, इन चक्रों में नहीं पड़ते होते। दैन फिर आपकी ख्वाहिशात आप पे काबू पा लेती हैं और आपको वो ड्राइव करती हैं। ये हम सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होता है। ये नहीं मैं कहूँ नहीं जी मैं बड़ा कि वो बैठा हूँ, मैं कोई साधु संत बैठा हूँ और मैं अपनी ख्वाहिशात पे पूरा मैं काबू पा लेता हूँ, ऐसे नहीं होता। लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अपनी काउंसलिंग की जाए सम टाइम। ये सारी मुझे बातें क्यों याद आ रही हैं कि जनाब कि इंसान की ख्वाहिशात ही उसकी दुश्मन है। मतलब जितनी कम ख्वाहिशात हैं उतनी ज़िंदगी आसान है आपकी, उतना आपको लोगों को मार धाड़ नहीं करनी पड़ती, लोगों की जेबें नहीं काटनी पड़ती, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ठीक है फेयर तरीके भी हैं, लेकिन इस तरह अगर पॉलिटिक्स को देखें, या जो लोग हुक्मरानी करना चाहते हैं दूसरे लोगों पर, उनको बेरहम होना पड़ता है अपनी ख्वाहिशात के लिए। उनमें मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, बहुत से लोगों में ईगोज़ की कमी होती है कि वो हर कीमत पे, या वो ये समझते हैं वो आर क्रूक, वी आर इंटेलिजेंट, वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल। हम जब चाहेंगे लोगों को आगे पीछे बना लेंगे, मतलब दिन को रात साबित कर देंगे, रात को दिन साबित कर देंगे। ऐसे लोग भी हैं, जीनियस, इन्हें जीनियस कहा जाता है कि दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी या दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन जो है ना, उस पर बात कर सकें और दोनों पे दलीलें दे सकें। एक वक्त में एक इशू पे अगर वो हक में है तो भी साबित करें और आप माने, दूसरी वक्त उसके खिलाफ हैं तो भी इतना आप पे वो डालें, आपको आर्गूमेंट्स दें तो आप कैल हो जाएं। हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, आपको करते हैं, हमें करते हैं, दुनिया को करते हैं, जहनों को करते हैं। ये लंबी सी डिबेट का मेरे लिए इसलिए में आया है कि आजकल आपको पता है पीटीआई जो है उसके अंदर अपनी एक लड़ाई चल रही है। और जैसे पहले भी आपसे बात हो रही थी कि पीटीआई पहले ये पूरी दुनिया से लड़ी है, अमेरिकन से लड़े हैं, यूरोपियन यूनियन से लड़े हैं, ब्रिटेन से लड़े हैं, सऊदी से, यूएई से, कतर से, फिर वो पार्लियामेंट, पाकिस्तान पार्लियामेंट से लड़े, फिर वो फ़ौज से लड़े, फिर अदलिया, उसके बाद जज अदलिया से लड़े, फिर मीडिया से लड़े, आजकल आपस में लड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब पूरी दुनिया से लड़ने के बाद आपस में लड़ रहे हैं कि कौन कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा बादशाह और कौन यहाँ पे कौन सा ओहदा लेगा। ख्वाहिश, वही बात जो मैंने की थी ना, इंसानी ख्वाहिश ऐसी है कि मैं सेक्रेटरी जनरल बन जाऊँ, मैं तर्जमान बन जाऊँ, मैं एमएनए बन जाऊँ, मैं वज़ीर बन जाऊँ, मैं सेनेटर बन जाऊँ, मैं खान के करीब हो जाऊँ, मैं टीवी पे आ जाऊँ, मुझे लोग जानते हो, फेम हो, पैसा हो, दौलत हो, और वही वेलकम फिल्म का उदय भाई वाली बात, इज़्ज़त भी हो। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती अगर आप इस तरह के गेम में शामिल हैं, क्योंकि लोगों पे वही वाली बात के उन पर रूल करने का नशा ही बड़ा मुख्तलिफ है। मैं जो बात आज करना चाहता हूँ 3-4 लोगों के हवाले से करना चाहता हूँ। मतलब शेख रशीद साहब का मैं देख रहा था, वो बड़े डिस्परेट हुए हैं कि जनाब के अगेन इमरान खान साहब को कैसे राज़ी किया जाए और कैसे पीटीआई में वापस है, और कैसे मैं दोबारा वही सुगार, तो वही स्टाइल जो है ना शेख साहब का, वही सुगार पीऊँ और वही मैं बादशाह पेशीन गोयाँ करूँ। गेट नंबर 4 की चौकीदारी जब से उनसे वापस ली गई है, तो शेख साहब बेचारे रुलते फिरते हैं, अब उन्हें समझ नहीं आती मैं किधर साइड पे जाऊँ। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और शेख साहब को मैं यहाँ से पिछले 26 साल से उनकी सियासत को बड़ा करीब से देखा है। सो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनकी ये हालत देख के कि इंसान कैसे बेचैन हो जाता है कि भाई यार पावर निकल गई, गाड़ियाँ निकल गई, घर निकल गए, पैसा निकल गया, क्राउड तो आगे हटो, बच्चे लोग होते थे और काली ऐनक लगाई हुई है, सुगार पी रहे हैं, और बादशाह लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, झुके हुए हैं, काम लेकर आ रहे हैं, और आप अपने आप को अपन भगवान समझ के बैठे हुए। अब यकदम सारी चीज़ें जनाब वो नीचे से कि आपके वो खींच लेता है ना कलीन, और धड़ाम से सर के बाहर गिरते हैं। तो शेख साहब को वही हाल हो रहा है कि क्या करें, किधर जाएँ। कि खान साहब के करीब थे, उनके वज़ीर दाखिला भी थे, फ़ौज के भी करीब थे। मतलब अंदाज़ा करें फ़ौज ने भी उनको उस वक्त इनको इंटीरियर मिनिस्टर फ़ौज ने लगवाया था,
लेकिन और साहब इमरान खान साहब के दौर में लगे थे। अब उन्हें ये फैसला करना था कि किसके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा जनाब असल जो मालिक है ना वो गेट नंबर 4 वाले खान साहब जैसे तो आते जाते रहते हैं, भैया आपने एक फैसला कर लिया, डट जाए। गलत फैसले भी हो जाते हैं, रीडिंग गलत भी हो जाती है बंदे की, मेरी भी होती हैं, 10 दफ़ा होती हैं, आपकी असेसमेंट होती हैं। आपने कर लिया, फैसला हो गया यार। आपने मतलब 1985 से लेके कितने साल हो गए, 40-45 साल आप MNA रहे हैं, 10-11 दफ़ा वजीर रहे हैं, बस कर दें यार। मतलब कितना नीचे गिरना है, कब तक आप लोग मतलब आप पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं? बस ठीक है, दौर गुजर गया, या दोबारा चले। कोई नहीं, सियासतदानों का कहते हैं सियासतदान और सहाफ़ी की और वकीलों के बारे में शायद कहते हैं कभी रिटायर नहीं होता। अल्लाह मियाँ रिटायर करे तो करे, नहीं तो ये तो बैठे हुए हैं बादशाह, आखिरी दम तक काम चला रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वकालत और कुछ पटिशन बना के दे रहे हैं। सो अगर आपने रिटायर नहीं, अल्लाह मियाँ ने रिटायर करने तो ठीक है, फिर वेट कर लें, आगे और इलेक्शन आएगा, मेहनत करें, पिंडी के लोगों को कन्विंस करें कि इमरान खान के बगैर ही आपको वोट दे दें। ये तो एक साइड है। मुझे इसलिए थोड़ा सा एक वो हो रहा था कि यार इंसानी ख्वाहिशात क्या कुछ नहीं करवाते हैं। मतलब ये शेख रशीद इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते थे, आपको याद होगा। अब इमरान खान साहब की वजह से वो बन गए, वो MNA बन गए, इमरान खान साहब का रईस है, वजीर बन गए। अब उसी इमरान खान साहब की तस्वीर वो हर वक्त पढ़ते हैं। ये हमारी वो है, मैं बता रहा हूँ कि इंसानी ख्वाहिशात कैसे आपको बिल्डोज करते हैं, आप पे रूल करते हैं। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, थोड़ी सी तो रख लेना, कोई ना हल्की सी तो रख लें यार। कोई बंदे में चूंटी पे भी होती, चूंटी पे भी अगर आपको पाऊँगा तो वो भी और बेचारे और कुछ ना करे, दोबारा आपको काटने की ज़रूर कोशिश करती है। यहाँ ये चूंटी वाला भी आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी नहीं बच गई कि जनाब रोज़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वीला कर रहे हैं, मिलते तरले खान के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ तो वो हुआ, को खुदकशी की बातें भी किसी ने कोई वो की हुई थी। अजीब व गरीब किस्म की वो है। और देखें माई फेवरेट चौधरी फवाद साहब। अरे चौधरी फवाद साहब के हवाले से पहले मैं अपनी बेस्ट ओपिनियन बता दूं ताकि उसके बाद ही बात होगी। फवाद से बहुत पहले का दुआ सलाम है, दोस्ती का दावा तो नहीं कर सकता साहब, ज़ाहिर है मैं कभी इस लीग में नहीं रहा, ना वो मुझे इस ओहदे पर वो करके फैज़ करेंगे। हाँ अच्छा तल्लुक़ कह सकते हैं, बड़े अरसे बाद मुझे पहले होता था, मैं हर एक को दोस्त समझ लेता था, बड़ा जल्दी समझ लेता था, या वो मुझे समझ लेते होंगे दूसरे लोग। फिर विद द पैसे ऑफ टाइम बहुत सारे तजर्बे हुए ज़िंदगी में, तो पता ये चला कि फिर एक तल्लुक़ होता है, फिर एक आशनाई होता है, फिर एक दोस्ती होता है। ये तीनों चारों चीज़ें ये मुख्तलिफ हैं, तो इनको मिक्स ना किया करें। सो मैं उनसे एक अच्छा तल्लुक़ की बुनियाद कह सकता, आशनाई नहीं, तल्लुक़ ज़्यादा थोड़ा सा एक करीबी लफ्ज़ है। सो तल्लुक़ रहा है। अच्छा मुझे उनकी ना 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी लगती रही हमेशा से। वो इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी है। मतलब मैं जो 2-4 लोगों को जिनको मैं बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ ना, उनमें वो एक हैं। फवाद चौधरी साहब को आर्गूमेंट्स में हराना आसान काम नहीं है, डिबेट में हराना मुश्किल है। शो में बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, उनका जहन उनके कंट्रोल में है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ सेइंग, उन्हें पता होता है उनका जहन, बल्कि उनसे इजाज़त लेता है कि ये बात मैं सोच लूँ, चौसब कहते हैं तो उसे सोच लो। फिर अगेन ये एक्सट्रीम एक वो है ना, जहानत है ना इसको जो मैं कहता हूँ। बहादुर भी हैं। अच्छा जहीन लोग कम बहादुर होते हैं, ये भी बताओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जहीन आदमी को कंसिक्वेंसेस का बहुत सारा पता होता है, एक डफर एक डल आदमी को नहीं पता होता। वो उस पर नहीं करेगा, वो फौरी तौर पर जाकर दीवार को टक्कर मार देगा। जहीन आदमी ऐसे नहीं करेगा, वो सोचेगा कि मैं दीवार की तरफ जा रहा हूँ, दीवार इसको मेरे सर से तो इसने टूटना नहीं है, टूटना क्या, ये तो मेरा सर जख्मी कर देगा, सो मैं दीवार से नहीं जाता, कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन डफर सीधा जाकर टक्कर मारेगा। सो इंटेलिजेंट आदमी को कंसिक्वेंसेस का पता होता है, अपने एक्शन का पहले से वो फोर्स ही कर सकता है कि व्हाट मे कम, अगर ये मैंने काम किया तो क्या। सो जहीन लोग पहले से सारा उनको, अच्छा ये उनका ब्रेन उनको गाइड कर रहा होता है, उनके बस में भी नहीं होता ये कहना कि नहीं कोई बटन लगाओ ऊपर नीचे करो, नो, ये एक ऑटोमेटिक आपका सिस्टम है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंट हैं आप, या तो आप बुक्स बहुत अच्छी पढ़ी हैं, या लाइफ में तजर्बे बड़े किए हैं, या इन बिल्ट आपके अंदर इस तरह की एबिलिटीज़ हैं। सो चॉइस अब हमेशा बहादुर भी रहे हैं, जहीन भी रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से उन्होंने राइज़ भी किया और हर मौके को उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। मतलब जनरल मुशर्रफ का जब कोई नहीं था डिफेंड करने वालों ने पता चला कि इस वक्त स्पेस खाली है, वैसे भी उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ जेएलएम की वजह से बड़ा तल्लुक़ था, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस गैप को फिल किया, वहाँ से राइज़ हुआ। यूसुफ गिलानी साहब है, उनके साथ अटैच हुए और उनके एक तरह के एडवाइज़र के हैं या स्पोक्स पर्सन के हैं, वो भी रहे। फिर इसके बाद हमने देखा कि वो बिलावल भुट्टो के बड़े करीब गए, उनको भी बड़ा ये अच्छे तरीके से उनको फील हुआ कि ये पावर में आ रहे हैं चीज़। सो सारा उनका फोकस पावर पॉलिटिक्स ही रहा है। सो उन्होंने कभी ये दावे नहीं किया कि मैं माशरे को बदलने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हम रिफॉर्म्स कर देंगे तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा ग्रेट मुल्क बना देंगे। वो बड़े क्लियर हैं अपने इसमें व्यूज़ में कि एट ऑल कास्ट यू हैव टू बी इन द पावर कॉरिडोर्स। आपने दाएँ बाएँ टक्कर छक्कर कट शट मारते मूरते पहुँचना, आपने MNA बनना है, वज़ीर बनना है। दौर लग गया तो पंजाब का वज़ीर आला, वहाँ से कभी दौर लगा तो आप ये वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, वाई नॉट।
मतलब हर बंदे की ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए। अब इन ख्वाहिशात की कीमत होती है, प्राइस होती है जो आपके जहन में है। और चौधरी साहब ने जैसे उन्हें फील हुआ कि नहीं तो वो भी इमरान खान के बहुत बड़े से मतलब बिटर क्रिटिक्स। इमरान खान साहब ने एक तो जो ज़िंदगी में उन्होंने सियाने काम किए ना, एक दो बड़े मेरे ख्याल में, अब मैं ना कीजिएगा जी, मैं कह रहा हूँ एक दो किए, बहुत सारे किए होंगे जो मुझे उनके दो तीन बड़े अच्छे उनके काम लगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो ये था कि उनके जितने बिटर क्रिटिक्स है जो टीवी पे उनको गालियाँ देते थे ना, उनको अपनी पार्टी में ले आए। शेख रशीद, इमरान खान साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम बाबर रवान साहब गाली तो नहीं देते थे, मतलब जो उनको बैठ कर टीवी पे जिनकी गुफ्तगू से एम्बेरस होते थे, ये उन्होंने समझदारी की कि तमाम लोग जो मुझे यहाँ टीवी पे बैठ के जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इनको मैं अपने पास ले, मैं अपने दरबार में लाऊं और ये मुझे यस सर कहें, मुझे खान साहब कहें, ये वहाँ बैठ के टीवी मुझे ख़राब ना करें मेरे पर्सनल इशूज़ की वजह से। और तीनों को खान साहब लाए, फवाद चौधरी साहब भी है, बाबर रवान साहब भी है, शेख रशीद साहब भी है, और तीनों अब उनका वो पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं और उनको दुनिया का सबसे अच्छा आदमी साबित करते हैं कि इनसे बेहतर इंसान पैदा कोई नहीं हुआ। ये आपके सामने है सारी चीज़ें। क्यों? उनकी भी ख्वाहिशात हैं, शेख साहब की भी हैं, बाबर रवान साहब की, और इनकी फवाद चौधरी साहब की। इमरान खान साहब को पता था इस बात का कि ये ख्वाहिशात रखते हैं सारे, तो मैंने इनको एक्सप्लॉइट करने किया उन्होंने। सो ये सारी चीज़ें वहाँ से ये फवाद चौधरी को एहसास हुआ कि ये डल हो गए हैं, वो पीपल्स पार्टी भी ख़राब, तो बाकी सारा उन्होंने साइड पे कर दिया। सो अब उसमें चले गए। और चौधरी साहब ने बड़े अच्छे टीवी शोज़ किए हैं, बड़े वेरी इंटेलिजेंट, जैसे मैंने कहा मुझे उनकी जहानत में जो मैं समझता हूँ उनसे, मैं इस मामले में उनको हमेशा नंबर दिए हैं। बड़े अच्छे टीवी शोज़ किए, बड़े, अगर रहते आज मज़ीद पॉपुलर होते, अच्छी तनख्वाह, सैलरी भी बड़ी अच्छी थी उनकी, अगर मोर देन 7 डिजिट। अब मैं तनख्वाह बताता नहीं, वो खुद ही बताना चाहे तो बताएं, बहुत सारी तनख्वाह थी उनकी। सो उनको पैसे का मसला भी नहीं था, अच्छा शोहरत का मसला भी नहीं था, वो ऑलरेडी फेम थी, टीवी पे वो शो करते थे, शोहरत थी, फिर बैकग्राउंड था सियासी। लेकिन वही वाली बात जो पावर का नशा है ना, कि हमने रूल करना है, कि लोग, वही वाली बात जो मैं अभी शेख रशीद साहब वाली बात कह रहा था, रूल करना है कि लोग हमारे दरवाजे पे हैं, हमारे दर पे बैठे हैं, हमारा डेरा चले, लोगों को हम चौधरी हैं, हम जट हैं, हम शेख हैं, नवाब हैं, खान हैं, मलिक हैं, जो भी हैं, और हमारा डेरा चले, हमारी बल्ले बल्ले वाह वाह हो। ये वाह वाह के खेल हैं सारे। ये सेल्फ मतलब अच्छा लगता है ना बंदे को, अपने आप को, कि लोग आपको बहुत सारे आगे पीछे आपके फेर रहे होंगे। सो चौधरी साहब फिर गए, मेहनत की, नो डाउट, अच्छी तकरीर करते थे, बोलते थे, अच्छा डिफेंड करते। पनामा के दिनों में बड़ी उन्होंने पनामा प्रोसीडिंग को बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर, जो 3 घंटे की समाअत होती थी उसको मैक्सिमम वो मेरा ख्याल 8 से 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते थे पूरे का पूरा, ब्रिलियंट। और फिर चौधरी साहब वज़ीर बन गए। मादरत के साथ चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, बड़े सख्त आदमी, वज़ीर बन के वो बदले, उनके अंदर नो ऑफेंसेस टू हिम, मैं फिर कह रहा हूँ, एरोगेंस भी आई, रूडनेस भी आई, और वो उस तरीके का, वो एक फवाद चौधरी ख़ानदानी आदमी थे, ऐसे बंदे को होना नहीं चाहिए था। पावर उनके लिए नई बात तो नहीं थी, उनकी फैमिली में पहले भी रहे हैं, उनके चचा गवर्नर रहे हैं, चौधरी अल्ताफ़ रहे हैं, फिर उनके एक चचा उनके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, फिर उनके अपने कज़न्स रहे हैं, मतलब एक बड़ी फैमिली, ख़ानदानी लोग हैं। सो आपको पावर को आपको ना इतना नहीं वो कर देना चाहिए कि आपके रवैये बदलना शुरू हो जाए। बड़े सख्त उन्होंने कवानीन भी लेकर आ रहे थे, फेक न्यूज़ के नाम पे वो बहुत सारा मीडिया को टाइट करना चाह रहे थे, मीडिया मॉडल चेंज करवाना चाह रहे थे, इश्तिहारात बंद, पता नहीं क्या कुछ उनके दौर में लाज है, कवानीन है, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। और फिर एक दिन मैंने देखा उन्होंने समी इब्राहिम साहब को, और उस वक्त मैं और हमारे शहीद दोस्त अरशद शरीफ हम इकट्ठे खड़े थे, 92 चैनल के मालकान की वो थी, उनके यहाँ एक शादी थी फैसलाबाद, मैं और अरशद और समी इब्राहिम ये खड़े थे, बल्कि साबिक DG FIA भी आए हुए थे, बशीर मेमन साहब वहीं खड़े थे। चौधरी साहब ऐसे हैं, बग़ैर किसी उसके उन्होंने, वो बेचारे समी इब्राहिम को इतनी बड़ा ज़ोर का उन्होंने मारा, मैं अरशद सारे वर शॉक्ड। बाद में हमने तनकीद भी की, अरशद और मैंने शोज़ भी किए, ऐसे उन्होंने मुबश्शिर लुकमान साहब पे भी किया। लोग कहेंगे कि उन्होंने बड़ी ज़ाती बातें की, क्योंकि की होंगी, फेम एज ए प्राइस वो आपको करना पड़ता है, फिर आप कानूनी तरीक़ों से जाते होते हैं, रादर दैन रास्ते में मिल जाए। अब अगर मेरे भी इस वक्त 8-10 केसेस चल रहे हैं किसी के साथ, तो मैं आते जाते किसी को ठोक दूँ या वो मुझे ठोक दें, ये तो कोई बात नहीं है ना थोड़ी सी इसकी। बहरहाल अब चौधरी साहब मुश्किल वक्त आया, वो जेल में भी गए। अब या तो वो जेल में बैठे रहते, फिर अपना फ्यूचर रखते, जवान आदमी, यंग आदमी है, अभी उन्होंने 30-40 साल इंशाल्लाह सियासत करनी है, तो फिर बैठे रहते कि खान के साथ ही रहेंगे। फिर बाहर आने की बजाय फिर वो पॉलिटिक्स छोड़ने या फिर तरीन साहब और उनको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मान लिया, फिर ख़ानदान के मसले थे, बच्चे बड़े प्यारे प्यारे, आपकी फैमिली है, जान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खान साहब के बहुत सारे गलत फैसले हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन उनमें फ़ैसले करवाने में फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, बाज़ गलत फैसले करवाने में, जिनकी डिटेल फिर किसी वक्त दी जा सकती है। सो खान साहब इस एंड तक लाने वाले तो आप थे कि खान साहब जिस उसमें गेम में चले गए थे कि माई वे और हाई वे, असम्बली आपने तोड़वाई, हुकूमतें आपने तोड़वाई, इस्तीफ़े आपने दिलवाए। उस लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब, ये खान साहब को रोकते
उनको संभालते। फिर पंजाब में हुकूमत, वो तो आपने सुन लिया था, परवेज़ अली साहब ने क्या कहा था कि ये इसके काम है, ये फवाद चौधरी साहब का काम है, इन्होंने हमारी पंजाब हुकूमत तोड़वाई। सो खान साहब इस नतीजे तक पहुँचे, मार धाड़ हुई, 9 मई हुआ, फिर लड़ाई झगड़े और पर्चे मुकदमे हुए और चौधरी साहब पे भी जुल्म सितम हुआ, ज़्यादतियाँ हुई। तो चौधरी साहब तो ये सारे इन फैसलों में शरीक थे, इनको रजिस्ट करना चाहिए था। ये तो पहले छोड़ देते कि खान साहब नहीं सुन रहे। इतनी भी क्या पड़ी हो कि कोई बंदा आपको मरने के लिए भेज रहा है कि जाएँ बच्चे मरवाएं, फैमिली मरवाएं, ख़ानदान मरवाएं, कोई मार कुटाई, घरों में तबाहियाँ, अब मफरूर हो जाएँ, घाट टूट जाएँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये खान के साथ हमने लॉयल्टी दिखानी। ये किस तरह की लॉयल्टी? सियासत कर रहे हैं कि आपको या महाभारत लड़ रहे हैं? इंजाम तो ये होना था। अब चौधरी साहब ने उस वक्त उस साइड पर खड़े हो गए, छोड़ा खान साहब को, दूसरी पार्टी में भी गए। अब उनको ये है कि नहीं जनाब कि मुझे दोबारा इन होना है। खान साहब क्योंकि मेरी तो मेहनत थी, मैं अभी जेल में रहा हूँ, नए लोग आ गए, अब वो रास्ता नहीं मिल रहा। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था शहजाद इकबाल साहब के साथ, जियो के जो वो एंकर, बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया शहजाद, वेरी गुड क्वेश्चन के मत से, आप उनको देखना चाहिए उस शो को जो उन्होंने किया है। चौधरी साहब बस बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं थे, वही वाली बात। बल्कि मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ। जैसे मैंने कहा ना, आप किसी बंदे को लाइक करते हैं, अच्छा ये उन्होंने मुझे नहीं कहा कि मैं उनको लाइक करूँ, ये मेरी अपनी लाइकिंग है। कोई चौधरी साहब ने मुझे कंट्रैक्ट नहीं दिया कि मैं उनको लाइक करूं, पसंद करूं, और वो अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना या तवक्को पे ना पूरे उतरे तो मैं मतलब अफसुर्दा हो। जो उन्होंने तो नहीं कहा ना, ये नेचुरल होता है। बहुत सारे आप में से लोग मुझे पसंद करते हैं, तवक्को नहीं रखते हूँ कि मैं ऐसे ऐसे की बात करूँगा चीज़ें, लेकिन मैं कर जाता हूँ शायद। तो लेकिन फिर वही वाली बात है, तवक्कुआत आपकी बिल्ड हो जाती। मेरी गुफ्तगू से हुई होंगी मान लिया, लेकिन होती हैं। तो सेम गोस फॉर चौधरी साहब। जो उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, जिस तरीके से वो मिन्नत तरले पे उतरे हुए थे कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी में, क्या कहूँ मैं, अब दुख होता है थोड़ा सा। बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी सी डिग्निटी यार। क्या होगा, आपने ठीक फैसला किया। मैं तो मुझसे पूछें अगर आप मुझे कह दें मैं बुज़दिल हूँ, डरपोक हूँ, मैं सब कुछ हूँ भाई। आपकी योर फैमिली कम्स फर्स्ट। आपकी फैमिली, 3 पे आपके प्यारे 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 बच्चे, बहन भाई, सारे कुछ, एवरीबडी वॉज इन डेंजर। एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसीज ने, फोर्सेज ने जाते हैं कि सबके साथ की। आप लोग भी तो टक्कर के मतलब गए हुए थे, लड़ाई झगड़े सारा कुछ कर रहे थे, जला देंगे तो तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, पता नहीं और क्या क्या नारे लग रहे थे। आपने प्रेफर किया कि नहीं मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इस वक्त ज़रूरी है। सियासत से वक्त मतलब विड्रॉ भी हो जाता होता है, कोई क़यामत नहीं हो जाती। डिगाल की मिसाल दी जा सकती है, फ्रांस के सदर की। वो अगरचे हमारी औकात तो नहीं है कि हम फ्रांस के डिगाल की बात करें, उनका कंपैरिजन अपने सियासतदानों से करें, लेकिन उन्होंने भी तो 8-10 साल छोड़ दी थी सियासत कि नहीं यार मैं अपनी मर्जी पर सियासत। दैट्स अनदर स्टोरी, फिर किसी बात कर लेंगे। बहरहाल सर, वो गौतम बुद्ध की बात याद आती है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं। तो चौधरी साहब कुछ अरसे के लिए अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा कंट्रोल करें, कहीं कुछ नहीं जा रहा। वो फिर पार्टी भी इधर ही है, वो भी इधर ही है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, फिर लड़ लेंगे। बाकी चौधरी साहब ने करनी अपनी मर्जी है, हमने को बाद हजूर को समझाया जाती है।